चुनाव के दौरान ही और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये घोषणा की कि वो कन्याकुमारी जाएंगे और स्वामी विवेकानंद शिला पर वो पहुंचेंगे, वहां उसी तरह से वो एक मौन व्रत भी रखेंगे। जैसे ही ये खबर देश भर में आई, सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप होने लगे, राजनीतिक दलों के बीच, पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत होने लगी। लेकिन इन तमाम राजनीतिक पहलुओं से इतर एक अहम पहलू और अहम सवाल ये भी कि आखिर प्रधानमंत्री ने इसी जगह जाने का क्यों चुना, क्यों तय किया कि वो इस बार यहां दौरा करेंगे। क्योंकि 5 साल पहले वो केदारनाथ दौरा भी करते नजर आए थे, इसी तरह से मौन व्रत उन्होंने रखा था, एक अलग छटा, एक अलग रूप उनका देखने को मिला था। लेकिन अगर इस खास जगह की हम बात करें तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। दरअसल विवेकानंद शिला और स्मारक, इसकी रचना, संरचना, संस्थापन से जुड़ा हुआ एक नाम है एकनाथ राणाडे, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, सबको साथ लेकर के काम किया। और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक और नाम था उनके साथ मिलकर के इसे मूर्त रूप देने में, और वो नाम था माधवराव जी बापट। और एक सुखद संयोग कि हमारे सहयोगी मंगेश बापट जी, उन्हीं के सुपुत्र, आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये सबसे अहम बात भी है कि जब कोई राजनीतिक चर्चा होती है तो हम ठीक उसी तरह से उसके रंग रूप को देखते हैं बापट जी। जैसे कि पानी के ऊपर अगर कोई तेल फेंक दिया जाए तो उसकी सतरंगी छाया दिखाई देती है, लेकिन भीतर का वो पानी का असल अस्तित्व, उसका स्वाद, उसका चरित्र, प्रकृति, वो काफ़ी कुछ छूट जाता है। हम ये चाहेंगे कि अगर आपका कोइंसिडेंटली सहयोग हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है तो आप ये बताएं, क्योंकि आपके पिताश्री उस बहुत ही महत्वपूर्ण काम में, एकनाथ राणा जी के उस मिशन में, राणाडे ने जो मिशन शुरू किया, एक अहम कड़ी थे आपके पिता श्री माधवराव जी बापट। क्या मूल सोच थी? पहले तो मैं एक छोटा सा करेक्शन कर दूं कि जो प्रकल्प था स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का, अच्छा। इसमें डायरेक्टली तो मेरे पिताजी नहीं जुड़े थे, बट एकनाथ जी के साथ मेरे पिताजी ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर। और तो राणाडे जी भी प्रचारक ही थे? राणाडे जी भी लंबे समय तक प्रचारक रहे। अच्छा। तो स्वाभाविक था कि उस समय जो अलग अलग प्रकल्प चल रहे थे उसमें शुरुआती दिनों में जो प्रचारक लोग निकले थे उनका आपस में आना जाना, मिलना जुलना, वो चलता ही रहता था। तो मैं तो काफ़ी छोटा था उस समय, लेकिन उनका घर पे आना मिलना ये मैंने सुना है, देखा है, मेरी याद में उतना नहीं है, लेकिन पिताजी के मुँह से मैंने कई बार बहुत सारी घटनाएं सुनी। और जब विवेकानंद शिला स्मारक में विवेकानंद केंद्र की स्थापना हुई तो वो वहाँ जाकर रहे भी थे, और जहाँ तक मेरी स्मृति है कुछ शायद उन्होंने साथ में काम भी किया था। पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार विवेकानंद शिला स्मारक को क्यों चुना, और उसके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि विवेकानंद शिला स्मारक या विवेकानंद केंद्र की स्थापना हुई कैसे, और एकनाथ जी रानडे ने उसके लिए जो परिश्रम किया वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम थोड़ा पीछे इतिहास में जाएं, इसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करें। और बापट जी, अपने श्रोताओं और दर्शकों की मदद के लिए कि जो प्रचारक की बात हम कर रहे हैं, एकनाथ राणाडे जी की भूमिका की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जी। और जो लोग ये मानते हों कि सीधे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही जुड़ा प्रकल्प था या सिर्फ विवेकानंद स्मारक इसी संस्था से जुड़ा हुआ कृतित्व था, तो इससे परे भी कुछ है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। असल में ये, मतलब अगर हम देखें डायरेक्टली तो संघ से जुड़ा हुआ नहीं था। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जब कलकत्ता से निकले 1888 में पूरे देश का भ्रमण करने के लिए, और कई साल तक पूरे देश का भ्रमण करने के बाद जब वो सुदूर दक्षिण में समुद्र के किनारे पहुँचे, और किनारे में पहुंच के, समुद्र के किनारे कन्याकुमारी जब वे पहुंचे, शायद मुझे याद आ रहा है 1892 की बात है ये, जब वो वहाँ पहुँचे और उन्हें लगा कि मुझे 2-3 दिन ध्यान करना है बैठकर कहीं पर, और वो शिला उनके सामने थी। उस शिला का नाम श्रीपाद शिला है। और वहाँ जो मछुआरे हैं उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने समुद्र में छलांग लगा दी और वो तैरकर उस शिला तक चले गए। वो शिला खाली थी उन दिनों। वहाँ पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन, मतलब ये 24 दिसंबर 1992 की बात है, और
25, 26 और 27 3 दिन उन्होंने वहाँ पर ध्यान लगाया। और जब कुछ मछुआरों ने देखा कि स्वामी जी कूदकर वहाँ पर तैरकर चले गए हैं, तो उनको जब ध्यानमग्न देखा तो उनके खाने पीने की व्यवस्था उन मछुआरों ने वहाँ पे कर दी। और इन सारी बातों का उल्लेख एस.एन. धर की जो किताब है स्वामी विवेकानंद पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें ये सारा जिक्र आता है। अब चूंकि स्वामी विवेकानंद वहाँ पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया था, श्रीपाद शिला पर बैठकर, और उस पुस्तक में इस बात का वर्णन है कि स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु द्वारा दिया हुआ जो उस समय उन्होंने जो उनको कहा था रामकृष्ण परमहंस ने कि माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करो, तो स्वामी विवेकानंद का ऐसा मानना है कि उन 3 दिनों में उन्हें इस बात की समझ आई कि जब मेरे गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने मुझे ये कहा कि माँ की सेवा करो, तो मुझे किस माँ की सेवा करनी है। और भारत माता मेरी माँ है और मुझे इस देश की सेवा करनी है। ये बात उनके जहन में, उनके मन में वहाँ पर बैठकर उस ध्यानमग्न अवस्था में आई। 100 वर्ष पूरे होने के बाद हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के नाम से कोई बड़ा स्मारक बनना चाहिए। और तब जो समिति बनी, स्वामी विवेकानंद शिला पर एक स्मारक बने, उसकी जो समिति बनी, उसके लिए लोगों ने जब प्रयास शुरू किए तो उनको लगा कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी, सचिवों से बात करनी पड़ेगी, हमें जगह चाहिए, लैंड चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के हमें अप्रूवल्स चाहिए। ये करेगा कौन? खर्च कौन करेगा? हम तो सन्यासी लोग हैं, ये सब करेगा कौन? और तब नाम आया एकनाथ जी रानडे का। अच्छा। जो उस समय संघ के अखिल भारतीय प्रचारक हुआ करते थे। और फिर ये सब लोग मिलकर गए गोलवलकर जी के पास, गुरुजी के पास गए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक थे। और जब गोलवलकर जी को, गुरुजी को, जब ये प्रोजेक्ट की जो महत्व है उन्होंने देखा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये इसके लिए तो मुझे रानडे जी को पूरी तरह समर्पित कर देना होगा इस काम के लिए। तो उन्होंने मुक्त कर दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो जिम्मेदारियां थी उनसे उनको मुक्त किया। और एकनाथ जी रानडे ने पूरी तरह से इस प्रकल्प को जीवंत करने के लिए, इसको बनाने के लिए अगले कई साल उन्होंने दे दिए। और शायद 1963 की बात है जब इस प्रकल्प का काम शुरू हुआ, इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। यानी नेहरू के काल की बात है। नेहरू के काल की बात है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा एकनाथ जी के बारे में, जो कुछ बातें तो मैंने पिताजी से सुनी है। मैंने एकनाथ जी के कुछ पत्र भी पढ़े जो पिताजी को उन्होंने लिखे थे। तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब जिन्होंने उनको नज़दीक से देखा है, जिन्होंने उनको जाना है, वो तो जानते ही हैं। और प्रधानमंत्री जी के जीवन पर भी एकनाथ जी के कामों का बहुत बड़ा असर है। एकनाथ जी में ना एक बड़ी उनके अंदर जो क्षमता थी वो थी कि विरोधियों को भी साथ लेके आना। सिर्फ संगठन नहीं, जितने विचारधारा के वैचारिक विरोधी हैं उनको साथ में कैसे लेके आए, और उनको साथ में लाने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे वो मैं करूंगा। तो उनमें जो कन्विंसिंग एबिलिटी थी, उससे ये विवेकानंद स्मारक समिति के लोग वाकिफ थे। और उनको पता था कि ये एक ही व्यक्ति है जो सबको साथ लेके चल सकता है। और विवेकानंद शिला स्मारक पर ये भव्य भवन का निर्माण करवाने में अगर कोई सक्षम है तो वो एकनाथ रानडे हैं। ये बड़ी सोच की बात थी, क्योंकि मुझे ये लगता है उस समय कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी प्रधानमंत्री, और वैचारिक रूप से ये दोनों ही संगठन कुछ अलग अलग ध्रुव के तौर पर भी जाने माने जाते थे। बिल्कुल, ऐसे में कुछ ऐसा शख्स ढूंढना बहुत बड़ा चुनाव था कि जो सभी को, हर मत वालों को एक साथ लेकर आ सके। और मैंने सुना है कि रानडे जी जब काम कर रहे थे इस पर, तो ना सिर्फ वो कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को, प्रमुख लोगों से बात कर रहे थे, बल्कि जो लेफ्ट की सोच के लोग हैं, ज्योति बासु की पत्नी कमला बसु का भी बड़ा रोल था। फिर उन्होंने भी इन्हें इसमें शामिल करवा लिया। बिल्कुल। यानी कि कैसे उन्होंने अपने विचारों से सहमत करवाया। एकनाथ जी ने सबको ये समझाने की कोशिश की कि स्वामी विवेकानंद किसी एक विचारधारा के नहीं है। बिल्कुल। वो स्वामी विवेकानंद राष्ट्र के, हमारे पूरे राष्ट्र के लिए गौरव के व्यक्ति थे। उनके नाम पर अगर एक स्मारक खड़ा होता है तो ये पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत गौरव वाली बात होगी। और ये समझाने में वो कामयाब रहे। मतलब उनकी
उनका काम करने का तरीका कैसा था, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के दौरान बहुत सारे विस्थापित लोग ईस्ट पाकिस्तान से और इधर से आ रहे थे, तो इन्होंने वास्तुहारा सहायक समिति बनाई। अच्छा। एकनाथ जी ने कि ये इतने सारे लोग आ रहे हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा। और उस समिति के माध्यम से उन्होंने जितने लोग विस्थापित आ रहे थे उनकी मदद करनी शुरू की, और उनकी अवस्था बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो नेहरू जी कलकत्ता आने वाले थे, तो एकनाथ जी नेहरू जी से जाके मिले और उनको कहा कि ये जो इतने सारे लोग उधर से विस्थापित होकर आ रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है और भारत सरकार को इनके बारे में कुछ करना चाहिए। और जो जिस स्थिति का वर्णन उन्होंने नेहरू जी के सामने किया, तो नेहरू जी को लगा कि नहीं, ये आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने युगांतर में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। युगांतर उन दिनों एक बहुत बड़ा अखबार हुआ करता था, और उसके जो संपादक थे विवेकानंद मुखर्जी, वो विवेकानंद मुखर्जी जो संपादक थे, एकनाथ जी ने कहा कि ठीक है, अगर युगांतर में जब लिखा जाएगा तभी इस बात की कोई संज्ञान, तो ठीक है। वो विवेकानंद मुखर्जी से जाकर मिले एकनाथ जी, और उनको कहा कि आप मेरे साथ उस शिविर में आइए, उस जगह पर आइए जहाँ ये विस्थापित लोग आए हुए हैं। वो उनको वहाँ ले गए। उन्होंने जब परिस्थिति देखी वो हैरान रह गए। वो वापस अपने ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अगले दिन के अखबार की प्रिंटिंग रोक दी और पहले पृष्ठ पर जो मैटर था उसको दोबारा लिखा, संपादकीय दोबारा लिखा। और अगले दिन नेहरू जी ने जब वो अखबार में सारी स्थिति, एक्चुअल में जो स्थिति थी, जो एकनाथ जी कह रहे थे कि है, वो जब उन्होंने पढ़ी तो अपनी जनसभा में नेहरू जी को उसका उल्लेख करना पड़ा। यानी अपने विचारों और कृतित्व से जो विरोधी हैं उनको सहमत करवाना तर्क के साथ में, और फिर उस मूल प्रूफ के साथ में। यानी ये जो विवेकानंद स्मारक जहां प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर इतना बवाल हो रहा है कि वहां वो ऐसा कर रहे हैं, फिर राजनीतिक विरोध और अलग अलग स्वर, दरअसल ये कोई सनातन परंपरा से जुड़ी नहीं, बल्कि ये भारतीय मानस का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र है। क्या इस तरह से स्थापित करने की भी कोशिश है? बिल्कुल। देखिए क्या है, एक तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो पूरा एक पीछे का इतिहास है कि स्वामी विवेकानंद उस शिला पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया था, और उस ध्यान की अवस्था में उन्हें भारत माता, मेरी धरती, मेरी भारत माता, मेरा देश जो है वो मेरे लिए माँ के समान है, मेरा सेवा केंद्र भारत माता, मुझे इसकी सेवा करनी है। ये जो उनके मन में विचार आया वो उस शिला पर बैठकर आया था, ऐसा एस.एन. धर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और जब इतने बड़े कार्य को करने की बात आई, तो मैं थोड़ा सा ये भी यहाँ पर बता दूं कि जब समिति ने एकनाथ जी रानडे को ले लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको पूरी तरह से जिम्मेदारियों से मुक्त करके उनको दे दिया, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई अप्रूवल्स केंद्र सरकार से लाने पड़ेंगे, मंत्रियों से लाने पड़ेंगे, ये कैसे होगा? विरोधी विचारधारा के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा। लेकिन एकनाथ जी का, जैसे मैंने कहा, उनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त, उनके अंदर जो कला थी, उनको हम क्या कहेंगे उसको, कि क्षमता थी कि विरोधियों को तर्कों के आधार पर सहमत कराना। वो सारे अप्रूवल्स वो ले आए, और उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि भाई अब पैसा कहाँ से आएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि उद्योगपतियों से ले लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दे देंगे पैसा। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद खुद जब विदेश गए थे तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो विदेश गए थे। लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि ये स्मारक बनने में मेरा कंट्रीब्यूशन है, आम आदमी का, आम जनमानस का, आम भारतीय का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। ये उनके जनमानस में ये बात जानी चाहिए। इसलिए एकनाथ जी ने कहा नहीं, 1-1, 2-2, 3-3 रुपया करके इकट्ठा करेंगे, जितने भी लोगों के पास जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन ये आएगा पैसा ऐसे ही। हर भारतीय का योगदान होना चाहिए। और ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई ये जो विशाल स्मारक है, इसको बनाने में लगभग उस समय आई थिंक करीब 1.25 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आया था। और ये सारा पैसा 30-35 लाख भारतीयों के कंट्रीब्यूशन से इकट्ठा किया गया। यानी कि जब पैसा इकट्ठा किया गया होगा तो उस दौरान एक मैसेज भी सब में गया होगा कि मैं किस कार्य के लिए पैसा दे रहा हूँ। वो भी अपने आप चला गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो उस समय
उस तरह से होता नहीं था। लेकिन जब आप जनसंपर्क करते हैं और जनसंपर्क के माध्यम से आप उनको बताते हैं कि मैं किस काम के लिए पैसा मांग रहा हूँ, और आदमी स्वेच्छा से जब उस काम के लिए पैसा देता है तो वो गाहे बगाए वो उससे जुड़ जाता है, उस कार्य से परोक्ष रूप से जुड़ जाता है, कन्विंस होता है, तभी कन्विंस वो हो पैसा जाता है। देता है। और फिर इस तरह से वो पैसा इकट्ठा हुआ, वो स्मारक बना, और वो वहीं पर नहीं रुक गए कि ये स्मारक बन गया हमारा काम पूरा हो गया। और एक खास बात, जब तक वो स्मारक बनता रहा, 63-64 के बाद से शायद उसका काम शुरू हुआ, और शायद मेरे ख्याल से 72 के आसपास वो स्मारक कंप्लीट हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी बड़े गणमान्य नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम सबसे मिलेंगे, हम सबको बताएंगे कि इस स्मारक की महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी चाहे विचारधारा के राजनीतिक हों, दल कोई भी हो, अन्नादुरई हो, वो केरल के नेता हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो कांग्रेसी हो, वो कोई भी हो, वो उद्योगपति हो, वो कोई भी हो। और एकनाथ जी सबसे मिले, सबको बताया कि ये जो स्मारक है इसका महत्व क्यों है, और एक तरह से उस स्मारक को भारत, क्योंकि भारत के बाहर है वो, भारत के बाहर मतलब समुद्र के अंदर दूर वो स्थित है, हाँ। उसको भारत के लोगों से जोड़ना, भारत के जनमानस से जोड़ना, और उसके लिए अलग अलग तरह से अप्रोच करना, प्रयास करना। और वहीं ख़त्म नहीं हो गया, उसके बाद उन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की, ताकि वहाँ चलने वाले कार्यक्रम, प्रकल्प, उससे हम नई पीढ़ी को कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं। यानी आमतौर पर क्या होता है, कोई स्मारक बनता है, लोग वहाँ जाते हैं एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और वहाँ अपने माल्यार्पण करके, पुष्पार्पण करके लोग चले आते हैं, ऐतिहासिक नजरिए से देख के चले आते हैं। लेकिन आप उनकी दृष्टि देखिए एकनाथ जी की, उन्होंने उस स्मारक को सिर्फ एक स्मारक के तौर पे नहीं, तो एक ऐसी जगह में परिवर्तित कर दिया जहां विवेकानंद केंद्र आज बहुत सारे प्रकल्प चला रहा है, और उनकी कुछ शाखाएं या उससे जुड़े हुए कुछ केंद्र देश के दूसरे हिस्सों में भी चल रहे हैं। दिल्ली में भी एक केंद्र चलता है। बिल्कुल। तो उनकी दृष्टि बहुत आने वाले भारत का वैचारिक केंद्र बन सके, केंद्र बन गया, युवाओं का केंद्र बन सके। बिल्कुल। और करुणानिधि का भी जिक्र आया, मुझे लगा कि उस समय जी। जबकि अलग विचारधारा के लोग थे, बिल्कुल, और सभी को इसमें समावित किया। क्या ये वही जगह हो सकती है जिस पर विवाद नहीं हो सकता, जिससे जुड़े और प्रसारित होते हुए विचारों पर विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो निहित भारत के लिए हो ही नहीं सकता। क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको भी कन्विंस किया एकनाथ जी ने वहाँ आने के लिए, और वो आई, प्रशंसा की उनके काम की, उस स्मारक के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही थी उसकी प्रशंसा की। यानी कितना गजब का काम एकनाथ जी ने किया कि मेरे वैचारिक विरोध हो सकता है, बट जो चीज़ राष्ट्रीय महत्व की है उसके लिए कैसा विरोध करना, और उसके लिए लोगों को वहाँ लेके आना, उनको काम दिखाना, और काम दिखाने के बाद उन्होंने सबने प्रशंसा की। वो सब लोग अलग अलग पॉलिटिकल विचारधाराओं के थे। अब हमने जहाँ से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस जगह को क्यों चुना, जिस पर ये विवाद और इतना तो विचार विमर्श शुरू हो चुका है। मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर लोगों ने सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री को जिन्होंने देखा है, वो उनको प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा जानते हैं, या जो थोड़ा बहुत और जानते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे, उनको जब गुजरात में देखा होगा तो उतना जानते हैं। कुछ लोग जो संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनको आरएसएस के प्रचारक के तौर पे भी उनको देखा है और जाना है। तो ये एक बहुत जानने वाली, समझने वाली बात है कि उनकी ज़िंदगी का एक भाग जो है ना, वो तपस्या है, वो तपस्या में बीता है, यानी राजनीति से परे भी, राजनीति से परे। और जिसको संग में एक गीत है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। तो वो चाहे किसी भी काम में जुड़े हुए हों, वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में आ गए हों, लेकिन उनका काम करने का तरीका और उनके अंदर जो तपस्वी है वो तो रहेगा। मुझे जो काम मिला है वो मुझे ध्येय को पूरा करना है, और उसके लिए संकल्प लेके काम करना, और उस संकल्प के लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े वो करना। ये शक्ति कहाँ से आती है? तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, क्योंकि मेरे घर में पिताजी चूँकि प्रचारक रहे 20 वर्ष, तो मैंने वो नज़दीक से देखा है। तो आप जब किसी ध्येय के लिए अपने आप को समर्पित करते हो ना, तो कभी कभी आप, जैसे स्वामी विवेकानंद 3 दिन के लिए शिला पर बैठ गए थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे अब आगे क्या करना है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे
कि प्रधानमंत्री के मन में भी ये ज़रूर आता होगा कि अब आगे की रूपरेखा क्या होगी, मुझे क्या करना है, अब उसके लिए मुझे कुछ समय के लिए अपने खुद के साथ बैठना है, आत्मचिंतन करना है, नई दिशा तय करनी है। आपको आपकी विचारधाराएं कुछ भी हो, आपको उनके काम करने के तरीके पे, उनकी वो जो कुछ भी करते हैं उस पर आपको अपने ओपिनियन रखने की आपको छूट है, आप दे सकते हैं। यही लोकतंत्र भी है। वो लोकतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा एक ही कहना है कि जिन्होंने उनके ज़िंदगी के दूसरे पहलू को देखा है ना, उनको उसमें कुछ भी अचरज नहीं लगेगा। बिल्कुल। या ऐसे लोगों को जो लोग जानते हैं, जो इस तरीके का जीवन जीते हैं, उनको अचरज नहीं लगेगा। जैसे सन्यासियों का जीवन जो लोग जीते हैं, उनके साथ अगर आप रहे हों, संघ के प्रचारकों ने, मैं तो उन प्रचारकों को मैंने देखा है, नानाजी देशमुख और इन सब लोगों को, कि किस तरीके का डेडिकेशन, मतलब मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दीनदयाल जी जैसे लोग मेरे घर आए, नानाजी जैसे लोग, एकनाथ जी जैसे लोग। तो उस परिवार से आपने नज़दीक से देखा है कि मैंने इस परंपरा में, हालांकि मैं बहुत छोटा था तब, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना है, पिताजी के मुंह से सुना है, मैं जानता हूँ कि किस तरीके का डेडिकेशन और किस तरीके का समर्पण होता है इन कामों को करने वालों में। उसमें स्वार्थ कहीं स्वार्थ नहीं, कोई उसका भूमिका नहीं है, जो कुछ है राष्ट्र हित के लिए है। आपको जैसे इंटरप्रेट करना है आप कीजिए, आपको जैसे उसको एनालिसिस करना है आप कीजिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आगे की दिशा क्या होगी उसका चिंतन करना। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर प्रधानमंत्री जी ने विवेकानंद शिला स्मारक को चुना है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी शिला पर बैठकर भारत माता की सेवा करनी है। ये विचार उस नरेंद्र के मन में आया था जो विवेकानंद कहलाए, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती कि जो 2 दिन वो वहाँ गुजारने वाले हैं, अपना ध्यान मनन चिंतन करने वाले हैं, उसी भारत माता का विचार वो मन में लेकर बैठेंगे कि अब आज के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक संदर्भ में, आज जो इस भारत के सामने चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में उनको सामने रख के कैसे आने वाले 5 साल काम करना है, और सभी को साथ लेके, कैसे, और सबको साथ लेके गठन हुआ, निर्माण हुआ। जिन एकनाथ जी रानडे जी की बात मैंने की, उनका कौशल्य क्या था, सबको साथ लेके चलना है, विरोधी विचारधारा का समावेश हो। हाँ, तो वो विवेकानंद शिला, जहाँ भारत माता का कॉन्सेप्ट आया, वो विवेकानंद शिला स्मारक जिसको बनाने वाले ने सबको साथ लेके चलने का सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, वहाँ बैठकर वो चिंतन मनन करने वाले हैं। इसलिए मुझे कोई इसमें अचरज नहीं लगता कि वहाँ से निकलने के बाद वो जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें निश्चित तौर पर ये कोशिश होगी कि सबसे पहले राष्ट्र हो, सबसे पहले भारत हो, और उसमें जितने लोग हमारे साथ हैं, वो चाहे हमारे वैचारिक विरोधी हों, उनको जितना अधिक से अधिक उनका साथ मिल सके अच्छा होगा। अच्छा, और 5 साल पहले जो देखा गया था कि वो केदारनाथ में इसी तरह से मेडिटेशन करते दिखाई दिए थे, और फिर उसके बाद राजनीतिक गलियारों से जो आवाज़ आती है कि उन्होंने कुछ इसी दिशा में काम भी किया, अब जब वो विवेकानंद शिला पर वहाँ पर बैठेंगे, चिंतन मंथन मेडिटेशन करेंगे, तो जो सोच थी विवेकानंद की कि चाहे अलग अलग विचारधारा हो लेकिन राष्ट्र प्रथम हो, क्या उस दिशा में सभी को साथ लेकर के एक नई योजना बनाने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि दावा कर दिया है कि अगली सरकार उनकी है और अगले 125 दिनों में क्या काम होगा उसकी रूपरेखा तैयार है, और उसमें क्या सभी को साथ लेकर कुछ ऐसे बड़े फैसले किए जाएंगे जो इतिहास से जुड़े नजर आएंगे। शायद संभवतः ये सांकेतिक रूप से उसी ओर इशारा है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के साथ अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, और आज हमने कोशिश यही की कि उस इतिहास को खंगालने की कोशिश करें, उस खास तौर पर ऐसी शख्सियतों से जुड़े हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोगों से जानने की कोशिश की उसका आखिर मूल क्या था, और क्या उसी मूल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। सारी चीज़ें भविष्य में आपके सामने होगी, लेकिन कुछ ऐसे ही विशेष अंक लगातार आपके सामने होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर भी लगातार आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। फिलहाल मंगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस विचार से हमारे दर्शक श्रोता भी रूबरू हुए।